गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारी साइकोलॉजी की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हमारे इस टॉपिक के 110 क्वेश्चन हो चुके हैं और आज ये टॉपिक हमारा इस क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। इनमें से किस अवस्था पर बालक तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के संबंध में चिंतन प्रारंभ कर देता है? यानी कि जो पियाजे साहब के द्वारा 4 विकास की अवस्था दे रखी है, उन चारों में से किस अवस्था पर बालक तार्किक रूप से यानी तर्क करने लग जाता है, किसी घटनाओं को देखकर चिंतन करना आरंभ कर देता है? तो वो है स्टूडेंट्स आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्री ऑपरेशन स्टेज पर बच्चा तार्किक रूप से चिंतन करना, वस्तुओं और घटनाओं के बारे में जानना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध करवानी जानी चाहिए। यानी जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको शिक्षा देने के लिए किस प्रकार का मेथड अप्लाई करना चाहिए? तो अन्य सामान्य बच्चों के साथ, क्योंकि देखो बच्चे को विशेष तो है लेकिन उसको विशेष बढ़ाना नहीं है। अगर हम उसको विशेष बढ़ाएंगे तो फिर उसमें अलगाव पैदा हो जाएगा, हीन भावना आ जाएगी। इसलिए हमें उसको विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को भी अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा उपलब्ध करवानी है ताकि बच्चे ज़्यादा सीख पाए एक दूसरे के सहयोग से। तो सी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया इनमें से किस प्रकार की अधिगम अक्षमता से संबंधित है? तो आपका देखो स्टूडेंट्स, डिसलेक्सिया एक प्रकार का पठन विकार है और डिसग्राफिया जो होता है, ग्राफ मैंने ग्राफ छापना यानी कि लिखना, तो इसलिए ग्राफिया लेखन विकार है और डिसलेक्सिया पठन विकार है। ये बहुत सारे विकार जो हैं इनमें से कोई ना कोई एक प्रकार का विकार हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसे डिसलेक्सिया एक प्रकार का आपका पठन विकार है और ग्राफिया क्या है आपका लेखन विकार है और डिसकैलकुलिया जो है आपका वो गणित संबंधी विकार है। स्टूडेंट्स, पियाजे के मत के अनुसार बालक अमूर्त संकल्पनाओं के संदर्भ में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। देखो पहले आपकी क्वेश्चन आया था कि बच्चा तार्किक रूप से चिंतन करना कब शुरू करता है, वस्तुओं घटनाओं को देखकर कब चिंतन प्रारंभ करता है? तब वो था आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब ये क्वेश्चन भी आपका पेजेस आपका ही है। इसमें पूछा हुआ है कि पियाजे के मत के अनुसार जो अमूर्त संकल्पनाएं होती हैं उनके संदर्भ में तार्किक चिंतन कब प्रारंभ करना शुरू करता है? तो वो करता है स्टूडेंट्स औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आपका डी इज राइट आंसर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। फिर है, एक बालक जो दृष्टिबाधित बालक है डैश के साथ, यानी जो बच्चा दृष्टिबाधित बालक है वो कक्षा में अन्य बालकों के समान सामान्य व्यवहार करना चाहिए। यानी कि बच्चे में अलगाव पैदा नहीं करना, किसी भी प्रकार का बच्चा हो सामान्य से हटके हो, या चाहे गिफ्टेड हो और चाहे वो मंदबुद्धि हो, तो आपको कक्षा में सबके साथ सामान्य व्यवहार करना है, विशिष्ट व्यवहार नहीं करना। स्टूडेंट्स, बच्चे दुनिया के संबंध में अपनी समझ का सृजन कर लेते हैं। यानी बच्चे जो होते हैं दुनिया के संबंध में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इस प्रकार का कथन इन चारों में से किसके द्वारा कहा गया था? तो जो बच्चे होते हैं दुनिया के संबंध में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस प्रकार की बात कही गई है पियाजे मोद्या के द्वारा। स्टूडेंट्स, फिर है, एक बालक निरंतर शब्दों और वाक्यों को त्रुटिपूर्ण लिखता है यानी गलत लिखता है, तो इस प्रकार का दोष क्या कहलाएगा? यानी जो बालक शब्दों और वाक्यों को लिखेगा, देखो ना अभी आपको बताया था लिखेगा, तो क्या बोलेंगे इसको हम डिसग्राफिया बोलेंगे। डिसकैलकुलिया भी बताया था मैंने आपको, यह आपका मैथ संबंधी दोष है। और डिसलेक्सिया क्या था आपका? ये पठन विकार था। तो हाइपरलेक्सिया होता है किसी वजह में अक्षर को पहचान ना पाना।
बच्चों में संप्रत्यय का विकास किस से संबंध रखता है? देखो, संप्रत्यय कंसेप्ट बुद्धि से रिलेशन होगा और बुद्धि से रिलेशन होने से इस प्रकार का विकास आपका बौद्धिक विकास कहलाएगा। क्योंकि बच्चों में जो संप्रत्यय होते हैं, जो कंसेप्ट का विकास होता है, तो कंसेप्ट बच्चा मन से बुद्धि से सीखता है, इसलिए बुद्धि से कंसेप्ट होने के कारण आपका एक बौद्धिक विकास कहलाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भी इनमें से किस अवस्था में सर्वाधिक रूप में गहन और जटिल समाजीकरण होता है? देखो, इन चारों अवस्थाओं में गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोर अवस्था में। गहन और जटिल समाजीकरण किस में होता है? किशोर अवस्था में होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था किस वर्ष की अवधि में बच्चा सीखता है? तो पियाजे साहब ने जो अपनी 4 स्टेज बताई हैं, उनमें से जो पहली अवस्था है वो आपकी स्वेदी प्रेरक अवस्था है। इसमें बच्चा इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सीखता है और उसकी जो वर्ष की एज है वो 0 से 2 साल है। क्योंकि देखो, पियाजे महोदय ने अपनी 4 स्टेज को 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 18 इस प्रकार से बांटा हुआ है। तो पहली अवस्था ही पूछी हुई है। पहली अवस्था आपकी 0 से 2 और इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा बच्चा इसमें सीखता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सिद्धांत वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंध नहीं है? देखो स्टूडेंट्स, वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंध आपका कौन कौन सा है? निरंतरता का सिद्धांत बिल्कुल सही है। विकास निरंतर चलता रहता है, तो वृद्धि और विकास में से आपका निरंतरता का सिद्धांत तो है। क्रम का सिद्धांत भी है, क्योंकि सीक्वेंस में चेंज आते एक के बाद। और सामान्य से हमेशा विशिष्ट का सिद्धांत भी होता है, जनरल टू स्पेसिफिक, लेकिन रिवर्सिबल नहीं होता कि विकास एक बार सीखने के बाद दोबारा उल्टा हो जाता है, एक बार वृद्धि शरीर के अंदर बढ़ने के बाद दोबारा घट जाती है। तो ऐसे रिवर्सिबल का सिद्धांत आपका वृद्धि विकास का नहीं होगा, लेकिन निरंतरता का सिद्धांत भी होगा, क्रम का सिद्धांत भी होगा और सामान्य से विशिष्ट का भी। देखो, सिद्धांत की बातें करते तो आपको तीनों पता होने चाहिए कि निरंतर, क्रम और सामान्य से विशिष्ट के तो है, लेकिन रिवर्सिबिलिटी का सिद्धांत आपका नहीं होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निःशक्त अथवा अक्षम बच्चों के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित समेकित शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि जो हमारी शिक्षा डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए है, उसमें समेकित शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य पूछा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, डिसेबल्ड चिल्ड्रन की शिक्षा के लिए समेकित शिक्षा योजना का योगदान है नियमित विद्यालयों में अक्षम और निःशक्त बच्चों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना। यानी एक ही प्रकार के स्कूलों में अक्षम बच्चे हैं, निःशक्त बच्चे हैं, उनको सामान्य बच्चों के साथ समान शैक्षिक अवसर प्रदान करवाना ही आपका इंटीग्रेटेड एजुकेशन स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। ए इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई से संबंध नहीं रखता? तो इनमें से आपका पठन की कठिनाई से सुसंगत वर्तनी में कठिनाई आना, यानी कि स्पेलिंग जो कंसिस्टेंसी होती है वो पठन कठिनाई से संबंध नहीं है, क्योंकि स्पेलिंग कंसिस्टेंसी आपकी पढ़ने की बजाय लिखने के अंदर आती है। और लेकिन वर्ण और शब्दों की पहचान करने में कठिनाई, वो भी पढ़ना है, वो भी संबंध रखती है। पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, ये भी पठन विकार से संबंध रखती हैं। शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, ये भी संबंध रखती हैं। तो वर्ण और शब्द पहचान में कठिनाई का संबंध तो पठन कठिनाई से होगा ही होगा। पठन एवं प्रवाह में कठिनाई ये भी होगा, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई ये भी होगा, लेकिन सुसंगत वर्तनी में कठिनाई ये नहीं होगा। तो आपका डी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक शिक्षक या शिक्षिका यह चाहता है कि उसकी कक्षा के प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुरूप उच्चतम उपलब्धि प्राप्त करे। इस हेतु उसे इनमें से क्या नहीं अपनाना चाहिए? तो इन चारों में से उनमें सृजनात्मकता के विकास हेतु चुनौती देना,
इन चारों में से उनको सृजनात्मकता के विकास के लिए चुनौती देना नहीं अपनाना चाहिए स्टूडेंट्स। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षकों को सहायता करता है। तो बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना यह बच्चों को विभिन्न अधिगम शैलियों को पोषित करने में सहायता करता है। कि अगर टीचर हैं वो एक बच्चे के विकास के सिद्धांत, उसके चरण, उसकी स्टेजेस, सारे की चीज़ों के बारे में पता होगा तो बच्चों के जो अलग अलग शैलियाँ होती है पढ़ाने की उनको पोषित कर सकेगा, हर एक प्रकार के विकार को दूर कर सकेगा और अपने पाठ्यक्रम को प्रभावशाली बना सकेगा। इसलिए आपका सी इज़ राइट आंसर स्टूडेंट्स। इस क्लास में आपका इतना ही। 125 क्वेश्चन हमारे 3 क्लासेज के अंदर ख़त्म हो चुके हैं। अगला टॉपिक हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर स्टूडेंट्स।